अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होती हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अदर देन यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो इम्प्लांट नहीं होता, इसके अलावा कहीं और हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हो। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ना, इसमें एक और इट अफेक्ट 1 in 80 प्रेगनेंसी। एक 80 प्रेगनेंसीज में एक प्रेगनेंसी जो होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इसके अलावा हेटरोट्रोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसमें हमारे पास यूट्रस प्लस फ़्लोपियन ट्यूब दोनों में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन हुई होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होता है एरिस-टेलर रिएक्शन। ठीक है, एरिस-टेलर रिएक्शन ये होता है ना कि बेसिकली आपके जो ट्यूब है, फॉर एग्जांपल जो फ़िलिपियन ट्यूब है, वहाँ पे आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, सही है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आपका एंडोमेट्रियल में रेसिडुअल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, और जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है ना, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस के अगेंस्ट। ठीक है, और उसकी वजह से रेसिडुअल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं एंडोमेट्रियम में। ठीक है, जो आपका स्टेटम, स्पाइनोजम और स्पंजियोजम और कैपेक्टम वगैरह वो आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना। तो मोस्ट कॉमन साइट जो है वो आपकी फ़्लोपियन ट्यूब है। ठीक है, फिर फ़्लोपियन ट्यूब के बाद जो है इसके अलावा ओवरी है। ठीक है, ओवरी के बाद आपका सर्विक्स आ जाता है। इसके अलावा आपका पेरिटोनियम होता है। ठीक है, सही है, एब्डोमेन में। ठीक है, और एक आपके जो सी सेक्शन की स्कार होता है वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ़िलिपियन ट्यूब में ना बेसिकली एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले फ़िलिपियन ट्यूब में हमारे पास या तो कोई सर्जरी हुई है या तो कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से स्कार बन गया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूब में कोई फंक्शन इन्फेक्शन हो गया है, या हमारे पास ट्यूबल फंक्शंस जो हैं, जो आपकी सीलिया की मूवमेंट्स होती हैं वहाँ पे, वो हमारे पास एबनॉर्मल हो गई है। तो अल्टीमेटली आपका जो इम्प्लांट है या फर्टिलाइज ओवम जो है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, वो आपका यूट्रस की तरफ नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको मैंने कॉमन साइड बता दी है। मैंने बता दिया कि ट्यूबल जो वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये मोस्ट कॉमन है और क्यों होती है। ठीक है, अब जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है ना, ये इसके फेट्स की बात कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले ये होता है कि या तो वो रिग्रेस कर जाएगा, ठीक है, या तो वो फट सकता है, ठीक है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, या तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, लाइक एब्डोमिन में जाके आपकी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी उसकी वजह से हो सकती है। और लास्ट ये है कि ये इसकी वजह से मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है, सही है, अच्छा जी, अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स और डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है ना, देखो इसमें ना क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रीवियस हमारे पास कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई हुई है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ये है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हुई है, या प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई हुई है। ठीक है, या हमारे पास इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं, प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी है, इसके अलावा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह हुई हुई है। ठीक है, तो इनकी वजह से हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, प्रीवियस हिस्ट्री, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्रीवियस हिस्ट्री, ट्यूबल सर्जरी या ट्यूबल ट्रॉमा कोई आया हुआ है, ट्यूबल फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है, या इंट्रायूट्राइन जो है वो डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, या हमारे पास हार्मोनल कंट्रासेप्टिव यूज़ किए गए हैं, या हमारे पास जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह की भी है, तो उसमें हो सकता है। ठीक है, अब आप इसकी डिफरेंशियल अगर आपसे पूछे ना पेपर में, तो आप इसके जो पेन होता है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ना, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ पेन का बता देता हूँ ना। तो पेन होते हैं ना, उसको आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ, डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ, इसके अलावा जो है आप मोलर प्रेगनेंसी के साथ, या आप थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है, उसके साथ
या रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। 3 भी याद कर लो काफ़ी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, सॉरी एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गई, डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया और मोलर प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की 2 टाइप्स होती हैं, या तो हमारे पास अनरप्चर्ड होता है, ठीक है, ठीक है, और या तो हमारे पास रप्चर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अनरप्चर्ड की कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं। अनरप्चर्ड में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? एक तो उसमें होता है वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, लाइक वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, पेशेंट की मेंसेस खत्म हो जाती है। तो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में तो मेंसेस होती नहीं है, तो एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करती है, ठीक है, गैस्ट्रेशियल एमेनोरिया। इसके अलावा उसका जो होता है वो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, इसके अलावा जो एडिनेक्सा है या हमारे पास सर्विक्स है तो उसमें हमें कोई मास दिखता है। एडिनेक्सा बेसिकली किसे कहते हैं? यूट्रस के जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको हम एडिनेक्सा कहते हैं, ठीक है। तो एडिनेक्सा में हमारे पास कोई टेंडरनेस होगी या कोई मास होगा, ठीक है, सर्विक्स वगैरह और फिलोपियन ट्यूब और ओवरीज और इन सब चीज़ों में, ठीक है। अच्छा जी, और लास्ट में क्या होता है? यूट्रस का साइज जो होगा नॉर्मल होगा, क्योंकि यूट्रस में तो कुछ है ही नहीं, तो यूट्रस जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो नॉर्मल होगा, अंदर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फीवर जो है वो रेयरली होता है, इतना कॉमनली नहीं होता। दोबारा बता देता हूँ, अनरप्चर्ड में क्या होता है? देखो, अनरप्चर्ड में ये होता है कि सबसे पहले आपका ब्लीडिंग होती है, एमेनोरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इसके अलावा एडिनेक्सल टेंडरनेस एंड मास हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद यूट्रस का साइज़ नॉर्मल होता है, फीवर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें ना, तो रप्चर्ड में बेसिकली क्या होता है ना कि देखो रप्चर हो गया ना, रप्चर की वजह से क्या होगा, एकदम पेशेंट को सवेयर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, सवेयर एब्डोमिनल पेन होगा, इसके अलावा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और ब्लीडिंग जो होगी ना वो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है ना, तो ब्लीडिंग उस साइड पे ही होना शुरू हो जाएगी ना, तो अब ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, हाइपोवोलीमिया में जा सकती है, इवन कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंट का जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल गार्डिंग होगी, रिजिडिटी होगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका फ्लूइड है ना, ये आपका डायफ्राम को इरिटेट कर सकता है, और डायफ्राम में हमारे फ्रीनिक नर्व होती है, फ्रीनिक नर्व जो है जब वो इरिटेट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे शोल्डर में जो है वो शोल्डर की टिप में भी पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में आपने यही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है 10 टीचर्स से, तो ये याद करो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने करना है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके अलावा आपने बीटा एचसीजी का लेवल देख लेना है, ठीक है। बीटा एचसीजी का लेवल मैं आपको बता दूंगा कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग करोगे, क्रॉस मैचिंग करोगे, ठीक है। अब अगर प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन, ठीक है, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन, अननोन लोकेशन PUL, ठीक है, तो उसमें आप एंडोमेट्रियल स्वैब भी लेते हो और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हो, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक आपने वजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। अच्छा, इसके अलावा बीटा एचसीजी करना है और आपने ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग कर लेनी है। अगर आपका प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है तो आपने एंडोमेट्रियल स्वैब ले लेना है और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो बीटा एचसीजी का लेवल होगा ना वो हमारे पास 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है। मैनेजमेंट पे हम लोग क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ये सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट होती है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट वेट एंड वॉच होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं, बीटा एचसीजी का लेवल देखते हैं, ठीक है, बीटा एचसीजी का लेवल देखते हैं, ठीक है, कि वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा, हमने पेशेंट को देखना, एक्सपेक्टेंट थेरेपी पेशेंट को हम कब छोड़ते हैं? या तो हमारे पास उसका जो है बीटा एचसीजी फॉल कर रहा है, दूसरा बात यह है कि वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो रही ना, तो उसको आपने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है ना कि सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट है ना वो सबसे पहले वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल है, क्लिनिकली स्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा उसका बीटा एचसीजी का लेवल वो तकरीबन 3000 से कम है, ठीक है, 3000 से कम है, 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मास है ना वो 4 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हीमोपेनेटोनियम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हॉस्पिटल भी करीब है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे डाल देते हो और उसको घर भेज देते हो, कहते हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो घर से आ जाना, ठीक है, इमरजेंसी में। दोबारा बता देता हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट की आपकी क्या इंडिकेशंस होती हैं?
सबसे पहले आपका पेशेंट स्टेबल है और उसका हीमोपेरिटोनियम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उसका जो मास है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो 4 सेंटीमीटर से कम है, बीटा एससीजी 3000 से कम है और उसका हॉस्पिटल करीब होना चाहिए। अब इसकी आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट में मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट जब हम देते हैं ना और कैसे देते हैं मेथोट्रेक्सेट, हमारे पास इसकी इसकी डोज होती है ना, बॉडी सरफेस एरिया पे हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है 50 mg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 mg पर मीटर स्क्वायर। अब मेथोट्रेक्सेट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। जब फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कम हो जाती है ना, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस नहीं होती। जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारे पास जो हमारा वो इम्प्लांटेशन होगी, जो हमारा फीटस होगा, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि हमने जब इंट्रामस्कुलरली दे ले होता है ना सिंगल डोज, ठीक है, तो उसकी वजह से हम बीटा एससीजी का लेवल देखते हैं ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो हमने देखना है 4, 7 और 11 डे पे, ठीक है। अच्छा जी, अब 4, 7, 11 डे पे हमने देखना है, और जो 4 to 7 डे है ना, उस पर 50% फॉल आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं कंट्राइंडिकेशन, किन केसेस में हमने मेथोट्रेक्सेट नहीं देनी। देखो, अगर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, या क्रोनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, या एक्यूट इन्फेक्शन का पेशेंट है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल या ब्लड हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है, या ब्रेस्ट फीडिंग का पेशेंट है, तो उसमें आप कभी भी मेथोट्रेक्सेट नहीं देते, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है ना, ठीक है, तो उसको भी आपने नहीं देना, क्योंकि टेरोजेनिक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सर्जरी पे ना। सर्जरी में क्या होता है कि अगर अनस्टेबल, या ऐसे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रप्चर्ड है ना, ठीक है, तो रप्चर्ड में आपने क्या करना है, रप्चर्ड में आपने लेप्रोटमी करनी है, ठीक है, लेप्रोटमी, ठीक है, एंड सेल्फेंजेक्टमी, ठीक है। आपने पूरी की पूरी ट्यूब को रिमूव कर लेना है, कैमरा डाल के ट्यूब को रिमूव कर लेना है, ठीक है। सेल्फेंजेक्टमी और लेप्रोटमी, ठीक है। और अगर अनरप्चर है ना, तो आपने दो चीज़ें करनी है, एक लेप्रोस्कोपी एंड सेल्फेंजेक्टमी करनी है, पूरी ट्यूब भी रिमूव कर लेनी है, या सेल्फेंजोटमी करनी है। सेल्फेंजोटमी जहाँ पे हमारे पास स्मॉलर प्रेगनेंसी है, वो सिर्फ वो हिस्सा निकाल लेते हैं, बाकी उसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सिनेरियो आया हुआ है, उसमें हमारे पास पेशेंट है गेस्टेशनल एमेनोरिया है उसका, ठीक है, वजाइनल स्पॉटिंग हो रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा उसकी माइल्ड टेंडरनेस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आपने इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशनल सैक जो है, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और नो एडिनेक्सल मास है, एडिनेक्सा में भी कोई मास नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जब आपने बीटा एससीजी का लेवल देखा है ना, वो हमारे पास तकरीबन 2500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml तक है, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है ना, दैट्स बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं? देखो, अगर आपका बीटा एससीजी का लेवल जो है ना, वो आपका तकरीबन 2500 या 2000 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इवन दो आपकी यूट्रस में मास नहीं हो रहा, एडिनेक्सा में भी कोई मास नहीं है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपका एडिनेक्सा में कोई मास है कि नहीं है, ठीक है, आपने इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसिडर करना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।